हेलो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण सराउंडिंग में कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने देख लिया है कि कैसे क्रिएट हो रहा है। अब देखेंगे एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मूव कराएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि क्योंकि मूविंग चार्ज जो होता है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, तभी जाके वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट होगा और उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ जो स्टार्ट करेंगे वैसा ही कंसेप्ट्स को देखेंगे कि एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और उसमें चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, अब ये जो एक्सटर्नल फील्ड का हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक्सटर्नल फील्ड में दो टाइप का फील्ड होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सपोज मान लो कि अगर सराउंडिंग में अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ यानी मोशन में है, तो वो भी अपना फील्ड क्रिएट करेगा और इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हमको तो ये पता चल गया कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कौन से डायरेक्शन में करेगा। यानी अब हमको क्या देखना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी हमको देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेवल में हमको डायरेक्ट फार्मूला के बारे में हमको जानना है। तो अगर सपोज मान लो कि एक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उस चार्ज पार्टिकल पे, वो होगा Q ब्रैकेट V क्रॉस B। ठीक है, B जो है मेरा गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और B जो मेरा गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, V जो है मेरा क्या है, तो जिस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो है, और उस पर लगने वाला फोर्स F है। ओके, और यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला हमने लिखा है, तो यहाँ पे जो Q लिखा है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा है, मतलब यहाँ Q को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं और जो भी डायरेक्शंस होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो Q V क्रॉस B लगेगा। और V क्रॉस B क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, जो कि क्या होता है, तो यहाँ से अगर इसको हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा। और ये दो थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। और यहाँ पे कौन कौन सा वेक्टर है, तो वेक्टर V है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ जो है वेक्टर V है और वेक्टर B है, तो वेक्टर B और वेक्टर B के बीच में क्या है, ये एंगल है। ओके, तो ये वेक्टोरियल एंगल है, आप समझ सकते हो। ओके, तो ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, यानी QVB साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी हमको देखना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि अब ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को हमको समझने के लिए क्या करेंगे, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन समझने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल का कैसे यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि V को B की तरफ क्या करते हैं, कर्ल करते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड थंब रूल है, तो V वेक्टर को रखेंगे और V वेक्टर को हम लोग B वेक्टर की तरफ मूव कराएंगे, और जिधर थंब का डायरेक्शन जाएगा ना वही मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक राइट हैंड पाम रूल का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कैसे करेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल का यूज़ हम लोग करेंगे जनरली, जो ये जो 4 फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, और जो ये मेरा थंब होता है वो करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, या फिर मूविंग चार्ज, पॉजिटिव मूविंग चार्ज के डायरेक्शन में रखते हैं, और जो पाम का फेस होगा वो मेरा फोर्स का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे तो दोनों कंडीशन से या दोनों केसेस से ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फोर्स का डायरेक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के केस में है। ओके, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब। अब सपोज ऐसा एज्यूम कर लो कि ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और उसमें चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्रिएट कराता है। तो क्या करेगा, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों का फोर्स लगेगा। तो वो जो कंबाइंड फोर्स होगा वो ये होगा, F = QE + QB क्रॉस B। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। ठीक है,
इसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक। जब दोनों कंबाइंड फोर्स फील्ड के कारण फोर्स उस पार्टिकल वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा तो ओके। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का तो हम मैग्नीट्यूड ले लिए, अब इसका डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्शन देखने के लिए वही जो अब हमने बताया था, राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ कर सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ वैसे ही वी वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट कराना है या कर्ल कराना है, और जो थंब का डायरेक्शन देगा वही मेरा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है ये है कि चार्ज जो हो वो पॉजिटिव चार्ज पे ये डायरेक्शन निकल रहा है, ठीक है। या फिर राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, तो राइट हैंड पाम रूल होता है जो 4 फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। या फिंगर जो बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो ये थंब होगा वो मेरा किसके डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में। तो वही हमने यहाँ पे दिखा रखा है ऑलरेडी, थंब जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हो गया, और जो पाम का फेस होगा, जैसे ये पाम का फेस है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ये पाम का जो फेस है वो मेरा फोर्स के डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो सपोज मान लो कि अंदर फील्ड है और ऊपर मान लो कि यहाँ पे देखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यानी ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ऐसे जाएगा। तो ऐसे अब तुम देखो कि ये मेरा पाम का जो फेस है वो कैसे है, ऐसे, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, दिखाई दे रहा है, गुड। तो ये फोर्स का डायरेक्शन मेरा हो गया, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हो गया, और ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके। तो ये एक्चुअली ये जो राइट हैंड पाम रूल है वो बहुत ही इजी मेथड और ट्रिक होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से हमने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे जो क्रॉस जो होता है ना वो क्या होता है, इनसाइड डायरेक्शन होता है। मतलब क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, मतलब कोई भी फील्ड जा रहा है। और जो डॉट जो होगा, मतलब डॉट करके अगर सर्कल में डॉट होगा तो ये ऑन टू द प्लेन हो गया, यानी प्लेन से बाहर निकलेगा। और ये अगर सर्कल करके यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ रहेगा तो वो सर्कल वो क्या करेगा, इनटू द प्लेन होगा, यानी वो अंदर जाएगा। ओके, समझ में आ रही होगी बात। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि इसमें हमको ना फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है। तो सपोज मान लें कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड या फिर इनटू द प्लेन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस है, यानी इनटू द प्लेन है, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट कर दिया, किसमें, तो इस चार्ज पार्टिकल यानी ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज जो पार्टिकल है ना वो इस ये जो सरफेस है ना, सरफेस के सरफेस पे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड है। मतलब चार्ज का मोशन का जो डायरेक्शन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री में तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये इधर जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। तो अब बताओ कि इस पे कैसे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया अंदर, और ये जो थंब हो गया मेरा क्या हो गया, थंब मेरा हो गया पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब देखो पाम का फेस जो है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ऊपर ऐसे। तो देखो इसमें फिगर में भी हमने वही दिखाया है कि इधर तुम थंब को रखोगे इस डायरेक्शन में, और अंदर जो रखोगे 4 फिंगर, अंदर 4 फिंगर और इधर थंब, तो ये क्या देगा, तो फोर्स का जो पाम फेस जो ओपन होगा वो ऊपर ओपन होगा। इसका मतलब ये है जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगेगा, और इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण ही ये अपना जो लाइन ऑफ पाथ है या लाइन ऑफ मोशन है उसको डेविएट करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो जो लाइन ऑफ मोशन को अपने तरफ बेंड करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये अपने तरफ बेंड करने का कोशिश करेगा, और ये यही कोशिश में ये करते करते क्या करेगा, इस जो चार्ज पार्टिकल जो एंटर हुआ है उसको इजेक्ट भी करा देगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो एक छोटा सा जो प्रॉपर्टीज़ है जो वेक्टर प्रोडक्ट का होता है कि अगर यहाँ पे हमने देखा है कि फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्रॉस बी है, इसका मतलब है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो भी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है वो लाइन ऑफ मोशन जो है वो लाइन ऑफ मोशन ऐसे है, तो इसके भी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है तो ऑलरेडी उसके परपेंडिकुलर है ही, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फोर्स और जो लाइन ऑफ मोशन जो है ना वो एक ही प्लेन में है, भले वो एक दूसरे से 90 डिग्री में एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ रही है बात, ओके। तो यहाँ पे हमने वहीं लिखा हुआ है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ओके। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी कर रहा है, यानी बॉडी का मोशन भी हो रहा है, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण
अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन कर रहा होगा, तो देख लेते हैं वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है किसके, तो लाइन ऑफ मोशन से, तो इसी के लिए हम लोग बोलेंगे कि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जब जिधर फोर्स लग रहा है ना, और जिधर सपोज लाइन ऑफ जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में होगा। या अगर हम शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट भी देख, जो अभी आपको उतना समझना नहीं है, ठीक है, आप सिंपली देखो एक छोटे से इंटरवल में भी देखोगे तो जिधर सपोज मान लो कि अगर ये इधर जा रहा है तो इतने छोटे पोर्शन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ds छोटा सा होगा, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर फोर्स वेक्टर ये है। तो अगर दोनों में हम इसमें वर्क डन निकालेंगे तो दोनों में कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। वर्क डन क्या होता है F.ds, ठीक है, मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, तो cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स होता है तो उसके कारण जो वर्क डन होता है मैग्नेटिक, यानी वर्क डन में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ही जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है लाइन ऑफ मोशन से। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे नोट करके लिख भी दिया है कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज़ जीरो। क्यों? क्योंकि F=Q V×B होता है, हैंस स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड नेवर चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मतलब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है ना वो कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है। और हमने सर्कुलर मोशन में देखा था जब भी परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा होता है ना तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर रहा होता है, भले उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा ना, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना इसके मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं करेगा, इसके डायरेक्शन को हमेशा चेंज कर। जैसे सपोज मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें घूम रहा है ऐसे, तो अगर चार्ज पार्टिकल अगर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ना F, तो ये F जो होगा वो मतलब कैपेबल नहीं है कि इस 20 मीटर पर सेकंड को क्या कर दे, चेंज कर दे। इस 20 मीटर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाना होगा। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा 9th क्लास में, आई होप आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है। अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम जब इसका सर्कुलर मोशन का ओवरव्यू बनाएंगे तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, चलो, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इसके स्पीड को ये मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं कर पाएगा। यानी जब स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ये समझ सकते हैं कि कोई वर्क परफॉर्म हुआ ही नहीं, यानी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहा, सेम ही रहा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो देख लिया कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और इसका डायरेक्शन भी कैसे निकालेंगे, तो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देख लिया। अब हम लोग केस बाय केस देखेंगे कि अलग अलग केस में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें कितना मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज मान लें इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोई गिवन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ओके, मान लिया कोई गिवन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और ये जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो कैसा है, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज करके बताता हूँ। ओके, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ही है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इनसाइड द इनटू द प्लेन है, ठीक है, मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने प्रोजेक्ट कर दिया गिवन मैग्नेटिक पे। जाहिर सी बात है ये बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर से यहाँ पे ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, एंटर करेगा। अब जैसे ही एंटर करेगा ना उसी समय से इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, या फिर हम लोग राइट हैंड पाम रूल से या राइट हैंड थंब रूल से भी इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो सिंपली हम देख रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और ये एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन ये था, लेकिन ये एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट कर जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली इस कंडीशन में यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स ये अपने पाथ को क्या करेगा, अपने पाथ जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको चेंज करके इस एक सर्कुलर आर्क में ले जाएगा, और ये सर्कुलर आर्क में ले जाते क्या करेगा, ये फिर दूसरे पॉइंट पर निकल के बाहर चला जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है स्टूडेंट, तो सारा मैग्नेटिक फोर्स के कारण हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा स्टूडेंट, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के भीतर चार्ज पार्टिकल मूव करते रहेगा तब तक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको दिखाएं तो हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा किसके,
तो लाइन ऑफ मोशन के। तो अब लाइन ऑफ मोशन देखोगे तो ये अब लाइन ऑफ मोशन है इसका चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन ये है, यहाँ पे लाइन सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, वही से मैं कोरिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा लाइन ऑफ मोशन के क्या हो रहा है, तो परपेंडिकुलर, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो फोर्स तो सेंट्रल फोर्स है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री में होगा, तो हमेशा ऐसे 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 होगा। ओके ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। ओके चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है, इनिशियल मोशन, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ F लिख दें यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ F। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ F जो होगा वो कितना होगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, 1 मिनट, ऐसे करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यू भी बी साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम साइन 90 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मेरा जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो क्यू भी बी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में आपके हिसाब से यही वाला फार्मूला आएगा या यही वाला कंसेप्ट ही आएगा 90 डिग्री वाले केस के लिए, ठीक है। अगर 90 डिग्री वाला केस नहीं भी हो तो आप एंगल अगर दिया हुआ है तो एंगल इसमें पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि हमने बोला था कि ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन है। अब तुम देखो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ये कौन सा केस देता था, तो तुम देखो सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, सेंट्रीपिटल में यानी सर्कुलर मोशन में, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन था। तो वो कैसे पाथ को क्रिएट करा रहा था, तो सर्कुलर पाथ को, यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल तो वो कैसे पाथ को ले लेगा स्टूडेंट्स, तो वो वहीं सर्कुलर आर्क को ले लेगा, ठीक है। ओके चलिए, तो अब ये जब सर्कुलर आर्क को ले रहा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको दे रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को दे रहा है। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो QBB आया है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब एंगल कितना था 90 डिग्री। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू QBB और F इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग विच इज ऑल्सो केस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, तो mv²/r। तो दोनों को रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा ये R निकलेगा। ये R क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ को अटेन कर रहा है कौन, तो चार्ज पार्टिकल इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो जो सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, तो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो यही होगा mv/qb। ओके, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b इज द स्पीड विथ विच मूविंग, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन। ओके, तो हमने वहीं लिख दिया है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब हम लोग जो सर्कुलर मोशन में हमने जो करा था वहाँ हम लोग कोरिलेट करना स्टार्ट कर दे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो भी ये पाथ बना उसका रेडियस हमने निकाल लिया। अब ये एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कर रहा है, चक्कर खा रहा है। तो चक्कर खा रहा है तो उसका स्पीड तो लीनियर स्पीड हो गया। इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो एंगुलर स्पीड हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो जो लीनियर स्पीड होता था वो v इक्वल्स टू r ओमेगा होता था, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगुलर स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे ना एंगुलर स्पीड अगर निकालना है, सपोज पूछ देगा कि व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड इन दिस केस, तो आप क्या कर सकते हो, तो ऑलरेडी आपको रिलेशन पता है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में, तो बस वही रिलेशन लिख देना है। और ऑलरेडी आपका r निकल चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निकल चुका है इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल का। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल v/r लिख देंगे, तो v इक्वल टू कितना है, तो यहीं से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो r इक्वल टू mv/qb है, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू को भी लिख सकते हैं या r को भी चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर v हमने यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा, QBr/m हो जाएगा। तो QBr/m करके हमने क्या कर दिया, r को r से कैंसिल कर दिया, तो ओमेगा जो निकलेगा एंगुलर स्पीड वो QB/m हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, देखो कि ओमेगा जो है ना एंगुलर स्पीड, वो कभी भी इसके लीनियर स्पीड पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस गिवन कंडीशन में। मतलब गिवन मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसके लीनियर स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितने स्पीड से वो एंटर किया है। वो सिर्फ इतना डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल एंटर किया है और वो कौन से कितने मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया है, एंटर किया है। समझ में आ रही है, वेरी गुड।
ओके यानी हम ऐसा नहीं बोलेंगे अगर कोई चार्ज पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, अगर वही चार्ज पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर एक सर्कमस्टांस में डाले, सेम सर्कमस्टांस में डालेंगे तो दोनों का एंगुलर स्पीड सेम ही होगा स्टूडेंट। ओके तो समझ में आ रही होगी। ओके वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, तो एंगुलर स्पीड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके, एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। ओके समझ में आ रही है। अब हम लोग ऐसा भी नहीं देखेंगे कि कितना सर्कुलर आर्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है भी पे डिपेंड कौन करता है, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, भी पे, भी ज़्यादा होगा रेडियस बड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड इस जब भी पे ही डिपेंड नहीं करता है तो रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो छोटा रेडियस हो बड़ा रेडियस हो, अगर उसका एंगुलर स्पीड अगर 5 रेडियन पर सेकेंड है तो वो 5 रेडियन पर सेकेंड ही होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये ओवरव्यू है, तो इसी के लिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में भी जा रहे हैं जिसमें आपका कुछ समझने में परेशानी नहीं हो। ओके तो ये जितना भी कंसेप्ट अभी हम बता रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए और जो भी फार्मूला है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, क्योंकि ये इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा। ओके एक और कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ परपेंडिकुलरली क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी भी कंडीशन परपेंडिकुलरली ही रहेगा, लेकिन जो द सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वहाँ से कुछ एंगल बनाने लगेगा। जैसे यहाँ पे सपोज सेम कंडीशन में हमने यहाँ दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एक प्लेन है और ये यहाँ से सेक्टर स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ही है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और क्यू वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है, लेकिन जहाँ से सेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, सेक्टर से ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। ये जो लाइन जो दिया हुआ वो सरफेस पे है, ठीक है, जिस सरफेस पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके तो इस सरफेस से ये जो चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो एंगल दे रखा है। अब देखो जैसे ही ये एंगल दे रखा है, तो अगर ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करोगे तो देखो हम इसको बताते हैं। तो देखो यहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल है तो इसका इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ये है, तो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन में तुम क्या करो, थंब रखो, और इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करो, 4 फिंगर रखो। अब क्या करो, अब पाम का फेस जो ओपन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो जब पाम का फेस इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्या है, एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी सेंटर भी इसी फोर्स पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये लाइन ऑफ मोशन को अपनी तरफ बेंड करेगा, और ये बेंड करते कर जैसे जैसे बेंड करेगा वैसे वैसे ये चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड उसको भी चेंज करेगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल का जो पाथ हो गया ये एक आर्क बन गया, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे लगेगा, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहाँ पे हमने सेंटर बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही इस सेक्टर से बाहर निकलेगा, ये क्या है, ये मेरा लिमिटिंग सेक्टर है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में नहीं है, राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर जिस भी डायरेक्शन में होगा तो वो वहाँ से टेंजेंट लेके बाहर निकल जाएगा, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बाहर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बाहर, अंदर जो होगा वो कर्व बन गया। ओके और कर्व क्यों बना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि ये जो सेक्टर से जो है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये जो सेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो रेड वाला जो सेक्टर लाइन सेक्टर है और ये जो वाइट वाला जो एक्चुअल लाइन ऑफ पाथ है, ठीक है, तो इसके बीच में तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ही होगा, तो ये थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, थीटा ही होगा, समझ में आ रही बात। तो जब ये थीटा हो जाएगा ये थीटा होगा, और फोर्स और लाइन ऑफ मोशन में क्या है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंशियल लाइन है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो जब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, कर्वेचर का पॉइंट हो गया सर्कम्फ्रेंस का, तो ये जितना साइड का लेंथ हो गया वही साइड का लेंथ है, यानी रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस हो गया, तो जब ये दोनों रेडियस हो गया तो ये क्या हो गया, दोनों सेम हुआ था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये जो जितना एंगल ये होगा स्टूडेंट वही एंगल इतना होगा। अब बताओ ये एंगल कितना आया था, तो क्योंकि ये थीटा था और ये भी थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा बन गया, ये थीटा था तो ये मेरा 90 माइनस थीटा बन गया स्टूडेंट, तो जब ये 90 माइनस थीटा बन गया तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ओके अब देखो तो ये मेरा जो सेंटर पे एंगल जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क वो कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब देखो हमने प्रोजेक्ट किया था थीटा सेक्टर से प्रोजेक्ट करा था, और इसका सेंटर में जो मतलब जो आर्क का जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। ओके अब देखो कि एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन जो था वो ऐसे था स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये इसका एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन था, और लेकिन गया क्या, तो इधर आया,
तो जाना था इसको इधर लेकिन गया इधर, तो क्या होगा, ये अपने पाथ को डेविएट किया। अब हमको अगर पूछेगा कि ये अपने पाथ से कितना डेविएट किया तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे, तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया लेकिन ये डेविएट किया ऐसे, तो ये जो मेरा क्या है एंगल है, यही तो डेविएशन एंगल हो गया। तो इसी डेविएशन एंगल को हम लोग यहाँ पे इसको इस लेटर से समझते हैं, और ये लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, यानी डेल्टा इज द डेविएशन यहाँ पे है, और ये डेविएशन को अगर निकालेंगे तो फिर से इसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये मेरा 2 थीटा है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 90 है। तो ये 90 90 180 डिग्री, तो ये तीनों मिला, ये चारों एंगल मिला के 360 होना चाहिए। तो ये 2 थीटा होगा, तो ये कितना होना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। जब अंदर वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा हो गया स्टूडेंट, तो बाहर वाला एंगल कितना होना होगा, 2 थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो निकल के आ रहा है वो भी मेरा कितना आ रहा है, 2 थीटा ही आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यही है, जब भी एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड सेक्टर से सम एंगल कंटेन करते हुए एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ डेविएशन जो बन के आता है, तो जितना एंगल से थ्रो करते हैं उसका दोगुना डेविएशन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आई होप एक्चुअली हम इतना ही समझाना चाह रहे थे कि डेविएशन कितना हो। ओके, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे तुम देख सकते हो, अब पार्टिकल जो मतलब एंटर किया इस सेक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड सेक्टर में, और यहाँ पे पार्टिकल क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। यानी अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ए पॉइंट पे क्या किया, एंटर किया, और बी पॉइंट पे इजेक्ट किया। तो ए से लेके बी तक में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। तो तुम ये भी तो निकाल सकते हो कि कितना टाइम स्पेंड या कितना टाइम स्पेंड किया इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको निकाला कैसे जा सकता है, तो एक चीज़ आपको पता है कि जिस वेलोसिटी, जिस स्पीड से ये एंटर करेगा उतना ही स्पीड से अंदर घूमेगा, क्योंकि हमने देखा है मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, तो स्पीड इसका चेंज होगा नहीं। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, अगर इस आर्क लेंथ का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो मेरा टाइम स्पैन भी पता चल जाएगा। तो चलो आर्क लेंथ का भी वैल्यू तुमको पता चल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस तुमको पता है, रेडियस कितना होता है, ताकि रेडियस mv/q भी होता है। आप वहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो कि रेडियस पता हो गया, ओके, और थीटा भी पता है, तो ये आर्क लेंथ पता हो जाएगा। तो ए बी का आर्क लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L = r थीटा। तो r इज द तुमको पता है, थीटा यहाँ पे 2 थीटा है, तो बस आपका काम बन गया। तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, काम खत्म। तो यहाँ पे हमने वहीं पे ऑलरेडी लिख रखा है कि टाइम स्पेन इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो टी एस हो गया टाइम स्पेन, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड। तो आर्क लेंथ कितना होता है, L = r × थीटा। तो r × थीटा के जब यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 थीटा है। ओके ओके, अब यहाँ r का वैल्यू कितना होगा, mv/q भी रख दो, और सारे वैल्यू को कटो, देखो जो कटेगा काट दो, जो बचेगा m 2 θ/qb। तो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, ये मेरा टाइम स्पैन हुआ कि कितना देर मेरा ये जो चार्ज पार्टिकल है ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अपना टाइम लैप्स किया। ठीक है, उसके बाद ये बाहर निकल गया। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे टाइम ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने जो डेविएशन के बारे में बताया, तो वो डेविएशन के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। डेविएशन जो होगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा, ज्योमेट्रिकली भी हमने समझा दिया, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक और चीज़ आता है स्टूडेंट, सपोज मान लो कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही अंदर से ही प्रोजेक्ट करेंगे, तो देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही प्रोजेक्ट होता है, यानी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा नहीं है कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, अंदर से ही प्रोजेक्ट हुआ होगा, तो वो जो अपना जो पाथ बनाएगा वो कंप्लीट सर्किल बनाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से जाएगा ना, तो वो कंप्लीट सर्किल नहीं बनाएगा, जो अंदर से ही चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्किल बनाएगा। तो उस सर्किल का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्किल में जितना टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड से स्टार्ट होगा वही स्पीड उसका रहेगा। तो देख लो कि टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर फॉर ए कंप्लीट सर्कल कितना हो जाएगा, 2πr/v। तो r आपको ऑलरेडी पता है, mv/qb। आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, 1 मिनट रुक जा। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो टाइम पीरियड 2πr/v, 2π हो गया, r का mv/qb लिख दिया, v से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2πm/qb। तो ये जो 2πm/qb है ना, यही मेरा क्या हो गया, तो इस कंप्लीट सर्कल का, या एक कंप्लीट सर्कल होने में इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस के लिए ये टाइम पीरियड है। ओके, तो टाइम पीरियड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2πm/qb
क्यू बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ओके, तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है और इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। अब हम लोग देखें थोड़ा सा कि हमने जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगा था वो हमने देख लिया था। अब सपोज ये थीटा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो अभी हम 90 डिग्री ले रहे हैं ना। अब सपोज मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। सपोज मान लो कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, सपोज एंटी पैरेलल ले लेंगे, यानी अदर देन 90 डिग्री और 0 और 180 डिग्री लेंगे, तब क्या होगा। तो बस आपको बस फार्मूला का एप्लीकेशन करना है, F = QVB साइन थीटा का, आपको करस्पॉन्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ऑलरेडी आपको क्या कर दिया हमने, तो डायरेक्शन निकालने का भी बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कितना उसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि हमने वहीं फोर्स का इक्वेशन ले रखा है पहले कि F = Q, इसको वेक्टर लिखिए, मैंने वेक्टर छोड़ दिया इसमें, Q V क्रॉस B रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अगर V इज परपेंडिकुलर टू B, तो इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल जो होगा वो एंटर करेगा और एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, तब जो होगा इसका, क्योंकि 90 डिग्री है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा QVB, और पाथ जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हमने ये डाला है कि ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट किया है, लेकिन ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहते हुए प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी मूव कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए मूव करेगा तो ये कंप्लीट सर्कल को बनाएगा, ठीक है। अगर बाहर से जाएगा तो कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन अंदर जाएगा तो क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल को बनाएगा, ठीक है। यानी सपोज मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ना यहीं से प्रोजेक्ट कर गई, तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्यों चार्ज पार्टिकल स्टैटिक पोजीशन में था, अब इसको क्या किया, अब मूव करने, तो जो मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही मोशन देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल, यानी इसी सर्कुलर वे में क्या करेगा, ये रोटेट करते हुए चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो ये दो कंडीशन हमको समझ में गया। थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, अब 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है, V इज पैरेलल टू B एंड V इज एंटी पैरेलल टू B। इस कंडीशन में क्या होगा, तो बस फार्मूला अप्लाई करो, F = QVB साइन थीटा होता है, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। यानी इस दोनों कंडीशन में क्या होगा कि उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो लाइन ऑफ मोशन या फिर जो मोशन का जो डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस लाइन पे मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल कोई भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सपोज मान लिया कि ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, और हमने एक चार्ज पार्टिकल ना प्रोजेक्ट किया, ये सेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहीं से हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो चार्ज लाइन ऑफ मोशन जो होगा यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी एंगल दोनों के बीच में 0 है। यानी अगर हम इसको एक गिवन डायरेक्शन में अगर इसको प्रोजेक्ट कर दिए हैं, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, जिसके कारण इसके पाथ में कभी भी डेविएशन नहीं आएगा। मतलब ये अगर पहले से जिस पाथ पे अगर इसको प्रोजेक्ट किया गया, वो उसी पाथ को क्या करेगा, रिटेन करते हुए चला जाएगा आगे। यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे इसको प्रोजेक्ट किया है, तो स्ट्रेट लाइन पे थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड भी ये घूमते रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया तो पैरेलल का कंडीशन हो गया, एंटी पैरेलल की कंडीशन में भी वही होगा, इसमें कोई यहाँ फोर्स 0 है तो अपने पाथ को डेविएट करेगा नहीं, और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी 0 है ही। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब हम कंडीशन ले रहे हैं, सपोज मान लो कि ये तो अदर देन अगर दोनों एंगल से, अगर 0 डिग्री भी नहीं हो, 180 डिग्री भी नहीं हो, 90 डिग्री भी नहीं हो, कुछ और एंगल हो, तब क्या होगा, कुछ और एंगल होगा, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मान लिया कि यहाँ पे एक XYZ डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे X डायरेक्शन में क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, सेटअप कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर X में जा रहा है। ओके, अब इसी के अब क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड तो X डायरेक्शन में ले लिया, और एक चार्ज पार्टिकल को पहले स्टैटिक रखा हुआ है
अब इसको धीरे से क्या कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया इधर इस एंगल में, ठीक है। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ से थीटा एंगल लेके एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब देखो तो पॉजिटिव चार्ज है तो मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कराएगा। तो एक्सटर्नल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे को इंटरेक्ट कराएगा, इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो जब फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। तो सबसे तो पहले देखेंगे ये जो मोशन हो रहा है, तो मोशन जितना वेलोसिटी से हो रहा है, जितना स्पीड से ये जा रहा है इधर, तो इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो इसका कंपोनेंट देख लेते हैं। एक कंपोनेंट अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का लेंगे तो एक कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड का रखेंगे तो ये v cos थीटा हो गया इधर, और एक कंपोनेंट रखेंगे तो इधर v sin थीटा हो गया। अब ये जो v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ओके। अब ये देखो ये वाला कंडीशन अभी हमने डिस्कस करा कि अगर कोई भी वेलोसिटी वेक्टर या चार्ज पार्टिकल का या लाइन ऑफ मोशन अगर ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो इस पर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये जितना स्पीड ये ले रखा है ना, वो उतना ही स्पीड से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस डायरेक्शन में। और साथ साथ अब इसका जो डायरेक्शन है इधर, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स भी नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो यहाँ के क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इसका जो भी स्पीड पहले ले रखा है वही स्पीड से ये क्या होगा, तो इसी डायरेक्शन में ये आराम से चलते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट देते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो जा रहा है वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करके रखा हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में रखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। अब बताओ दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो जब 90 डिग्री एंगल हो गया, अब तुम इसमें राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करोगे तो देखो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा। अब तुम देखो फोर्स एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एक ही प्लेन में है। भले एक दोनों के बीच में 90 डिग्री है लेकिन प्लेन एक ही है। तो अब जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा, फोर्स दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है फोर्स जो होगा वो इस प्लेन में रहेगा ही नहीं। तो फोर्स कौन से प्लेन में होगा, तो बस राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके निकाल सकते हो या राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो देखो राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करके निकालें तो कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर डाल दिए और क्या कर दिए, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब डाल दिए। अब देखो पाम का फेस किधर ओपन हो रहा है, तो तुम्हारे तरफ ओपन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस केस में ये अंदर की तरफ ओपन हो रहा है, यानी इस कंपोनेंट के लिए ये जो चार्ज पार्टिकल है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स हो वो अंदर लग रहा है। तो अंदर लग रहा है तो इस वाले चार्ज पार्टिकल वो क्या करेगा, अंदर धकेलेगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब चेंज होगा। स्पीड अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है हमेशा, जैसे सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला होगा वो क्या काम करेगा, इसको अंदर ले जाना चाहेगा। अब अंदर ले जाना चाहेगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, यानी ये अब एक अंदर सर्किल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी अब ये एक अंदर सर्किल क्रिएट कर रहा है। अब ये एक और जो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है तो उसको बैठा के थोड़ी ना रखा है, इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा है और इसमें ऑलरेडी पहले से वेलोसिटी है, यानी ये इधर भी जाएगा और इस सर्किल भी बनाएगा। तो जब दोनों का अगर रिजल्टेंट इफेक्ट देखेंगे तो ये कैसा बनते जाएगा, तो स्प्रिंग टाइप का बनते जाएगा, ठीक है। ऐसे 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 स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग का जो शेप होता है उसको हम एक पर्टिकुलर शेप से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हेलिकल शेप या फिर हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब देखो, अब ये जो सर्कल तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन सर्कल बन रहा है उसके साथ साथ वो आगे भाग भी रहा है। तो स्प्रिंग का शेप देखो कैसे बनते जाता है, ऐसे आगे भागते जाता है, बनते जाता, गोल गोल बनते जाता है, भागते जाता है, गोल गोल बनते जाता है, भागते जाता है। तो इसमें भी तुम सारा काम वही कर सकते हो कि रेडियस निकाल सकते हो इसका। अब यहाँ पे तुम सर्किल नहीं बोलोगे, तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे रेडियस ऑफ ए हेलिकल या हेलिक्स, ठीक है। हेलिकल शेप का रेडियस तुम बोलोगे या फिर उस हेलिक्स का रेडियस बोलोगे। तो रेडियस वहीं से आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है, mb/qb। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो mb/qb। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा वो कौन सा भी होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला भी होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस तो सर्कुलर पाथ पे तो यही ले जा रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट। तो mb/qb लिखोगे तो v की जगह पे v sin थीटा हो जाएगा, यानी
एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ हेलिक्स। ओके, समझ में आ रही बात, और साथ साथ ये आगे जाए। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा बताने वाला चीज़ है स्टूडेंट, लेकिन अभी वो आपके काम में नहीं आएगा, इसीलिए मैं वो नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालता है, वैसे आप समझ लो। ठीक है, आप खुद से अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जब एक सर्किल कंप्लीट करेगा ना, तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन तो हो रहा है, तो सर्किल ये एक ही पॉइंट पे कंप्लीट नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा मतलब ऐसा, जैसे हम ऐसा दिखाएंगे तो कुछ ऐसा, इसमें हम दिखा नहीं सकते, 2 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते हैं। एक मिनट रुक जा, देखो कुछ ऐसा होगा। मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दिखाने का। जैसे मान लो कि ये मेरा है ना, ये तो एक सर्कल बन गया ऐसे ही, लेकिन ये एक सर्कल बन गया ना एक ही पॉइंट पे, लेकिन ये ऐसा नहीं है केस, ये ऐसा केस है, ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आया और यहाँ तक गया, ये एक कंप्लीट सर्किल हो गया, या फिर इसको हेलिकल सर्किल बोलेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब इसका रेडियस जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो यही इसका रेडियस है एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। ओके, तो वो रेडियस ऑफ हेलिक्स आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड अपना देख लेना। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक, आई होप हम यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए। ओके, इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो कंबाइंड पाथ है वो हमने बता दिया। कंबाइंड पाथ क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन कर रखा है कि वी कॉस थीटा जो है ना, वो अलोंग द कंपोनेंट है, किसके अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो वो कोई भी फोर्स सफ़र नहीं करेगा। इसका मतलब ये है जो वो पाथ पहले से ले रखा है वही पाथ पर जाएगा और उसका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड वाले केस में वी साइन थीटा वाला केस देखो, वी साइन थीटा क्या होगा, कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या करेगा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। ठीक है, जिसके कारण उसका जो पाथ हो जाएगा वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और इस दोनों का कंबाइंड पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा। ओके, तो आई होप हमने यहाँ तक सही से बताया है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, दिक्कत हो रहा है, वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए और अच्छे से देखिए, धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी तो हमने देखा कि एक गिवन चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस करा, तो वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर है ना, वो अगर एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अगर पड़ा है तो उसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।